जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णदयाल मिश्रा आप सभी लोगों का हम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यह एनसीईआरटी बुक से है और ये चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में हम लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का पहले हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, फिर हम डिफिनेशन से इसे समझेंगे। तो प्रकाश जो है वो हम एग्जाम्पल थ्रू समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तो उस कमरे में रखी कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कमरे में कोई भी प्रकाश नहीं होता है। जब हम उस कमरे में किसी भी प्रकार के कोई भी बल्ब या मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है और प्रकाश निकलने के पश्चात वस्तु पर गिरता है। वस्तु पर गिरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों की ओर आता है, फिर वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक, तो ये हम एग्जाम्पल थ्रू समझने की कोशिश किए हैं और अब हम इसे जो है वो परिभाषा के तौर पर समझेंगे। तो परिभाषा इसकी हम लिखने जा रहे हैं। आप लोग नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए हम और हमारे साथ ही साथ नोट करते हुए चलें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, तो एग्जाम्पल जो इसकी परिभाषा है वह है किसी वस्तु द्वारा भेजा गया प्रकाश की वह किरण जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है प्रकाश कहलाता है। ओके, तो जो ये हमारा टॉपिक है वह है, इसका जो डिफिनीशन है वह है किसी वस्तु द्वारा भेजा गया प्रकाश की वह किरण है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला जो टॉपिक हमारा है वह है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक जो हमारा है वह है प्रकाश का परावर्तन। ओके, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को हम इसे भी एग्जाम्पल थ्रू समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम किसी दर्पण के सामने या फिर कोई चिकना तल हो उस पर जब हम फोकस या फिर कोई बल्ब या बत्ती या मोमबत्ती कुछ भी जलाते हैं तो उस चिकने तल से टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों की ओर आता है या फिर वो किसी अन्य दिशा में चला जाता है। तो उसे उस वस्तु से टकराने के पश्चात जो वस्तु परावर्तित होता है उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो इसे हम जो है परिभाषा के थ्रू समझते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है और टकराने के पश्चात जो वापस लौटती है उसे ही परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन के टॉपिक में हम यह कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से तल पर
गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, लौट आता है। प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, वो अब हम आगे पढ़ेंगे उस दोनों नियमों को। तो पहले हमसे एग्जांपल थ्रू समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं कि यह मान लो कोई दर्पण है, यह कोई दर्पण है। M2 M1, इस पर प्रकाश इस दिशा से आती है और बिंदु गिरने पर, दर्पण पर गिरने के पश्चात वह वापस लौट जाती है। ओके, जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब रूप उसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। इसे परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, ठीक। इसे हम सी, इसे आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक। तो इसे हम एग्जांपल थ्रू इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई M1 व M2 कोई दर्पण है और कोई ए बिंदु से हम ये प्रकाश का टार्च या बल्ब कोई भी कुछ भी जलाते हैं और वह दर्पण के किसी बिंदु पर गिरती है। उस प्रकाश की किरण दर्पण के किसी बिंदु पर गिरती है और गिरने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो जिस बिंदु से प्रकाश आता है उसे आपतित किरण, और परावर्तन दर्पण के पर गिरने के पश्चात जिस माध्यम में चला जाता है यानी टकरा कर वापस लौट जाता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर दर्पण के जिस बिंदु पर गिरता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ठीक, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन पर बिंदु पर खींचा गया लंब रूप, आपतन बिंदु पर खींचा गया कोई लंब रूप को उसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक। तो परावर्तन के दो नियम हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं, उसे भी साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो यह जो है वह है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु पर जो अभिलंब होता है उसे ही इसका जो हम नियम लिखते हुए चलते हैं, फिर इसे समझेंगे। पहले लिखेंगे, पहला नियम है जो वह है आपतित किरण, आपतित किरण
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो हमारा दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का वह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, यह है प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में इमेज कहते हैं। जो प्रतिबिंब का डेफिनेशन है वह है जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो डेफिनेशन है वह है किसी वस्तु यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब का जो डेफिनेशन है वह है यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, इसे हम जो है वो पर्दे पर ले सकते हैं यानी देख सकते हैं और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है यह पर्दे पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक, तो इसे जल्दी से नोट करिए। गोलीय दर्पण कांच का काटा गया वह भाग होता है जिसमें हम मान सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई कांच का गोला हो और उसे हम बीच में से मान लो यह कोई कांच का गोला है, इसे हम बीच में से काट दें तो जो हमारा एक तल होगा यह बाहरी ओर से उभरा हुआ होगा और जो हमारा दूसरा तल होगा वह अंदर से उभरा हुआ होगा। ठीक, इसी प्रकार से गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो जो हमारा इसका जो डेफिनेशन है वो हम नोट करते हुए चलते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसे परिभाषा थोड़ा समझते हैं। गोलीय दर्पण कांच का काटा गया वह भाग होता है जिसके या इसमें एक तल पर पारे का कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल जो होता है वह परावर्तक तल होता है। ठीक, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन जो होता है वह दबे हुए तल से होता है। ठीक, यह रहा अवतल दर्पण का स्ट्रक्चर यानी चित्र। और जो हमारा उत्तल दर्पण है उसे हम नोट करते हुए चलते हैं। उत्तल दर्पण दर्पण उत्तल दर्पण का डेफिनेशन है कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक तल यानी परावर्तन तल उभरे हुए तल से होते हैं। ठीक,
उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां पर लिखिए अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। और जो हमारा उत्तल दर्पण का जो डिफिनीशन है वह है वह दर्पण जिसमें परावर्तन तल उभरे हुए तल का होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक। अब जो हमारा उत्तल दर्पण का स्ट्रक्चर है वह इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम उसका स्ट्रक्चर बनाकर फिर आपके सामने पेश करते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, तो जल्दी से इसे नोट करिए और अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो है हम लोग परिभाषा जो है नोट कर चुके हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, चित्र जो है वह हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, ठीक। तो ये जो हमारा है यह है उत्तल दर्पण का चित्र, ठीक। इसमें जो हमारा परावर्तन तल होता है वह उभरे हुए तल से होता है, यानी बाहरी जो तल हमारा है वह परावर्तन तल है और जो अंदर है वह कलई या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट इस पर लगा हुआ होता है, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो आप ये चित्र भी बना लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और जो हमारा अगला टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक। तो आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक। तो गोलीय दर्पण हम पढ़ चुके हैं, तो और जो हमारा अगला टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, ठीक, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो वक्रता त्रिज्या होगा ये भी हो गया। और जो हमारा अगला टॉपिक है वह है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा चौथा टॉपिक है वह है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम जो है देख सकते हैं कि जब वो कोई भी दर्पण हो तो उसमें, इसे पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसका जो है उदाहरण आप लोगों को समझाएंगे। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर इसका जो है एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक। जो है दर्पण, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को, ठीक। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक के दूरी को, यानी दर्पण के ध्रुव जो हमारा P है उससे लेकर F तक के दूरी के को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। तो इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो नोट कर लीजिए, ठीक।
जो हमारा अगला टॉपिक है वह है, तो जो अगला टॉपिक है हमारा वह है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली या फिर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके जो है हमारा परिभाषा इसके थ्रू यह है। और जो हमारा अगला टॉपिक है वह फोकस तल। फोकस तल किसे? वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है, उसे हम फोकस तल कहते हैं, ठीक, या फिर कहलाता है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इस टॉपिक पर हम अब कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।